रेडी स्टार्ट। मंगल की ध्वनियाँ। जब मंगल से ध्वनियाँ धरती पर पहुँचने लगी हैं, तब वैज्ञानिकों को शोध चिंतन का एक ऐसा विषय मिल गया है जो रहस्य और रोमांच से सारोबार है। मंगल से आ रही ध्वनियों की प्रारंभिक विवेचनाएं सामने आने लगी हैं। ऐसा लगता है मंगल पर 18 फरवरी को उतरा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का रोवर निरंतर फोटो और ध्वनियाँ रिकॉर्ड कर धरती पर भेज रहा है। नासा ने मंगल से आ रही दो तरह की आवाज़ों को अभी तक जारी किया है। एक तो मंगल पर चलती हवा की आवाज़ है, दूसरी लेजर प्रभाव की ध्वनि है। दुनिया में आम लोगों के लिए लेजर की ध्वनि का बहुत आकर्षण नहीं है। लेजर की जो ध्वनि आई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक की आवाज़ हावी है। यह ऐसी आवाज़ है मानो किसी वीराने में फिल्म का प्रोजेक्टर चल रहा हो। मंगल पर लेजर शॉट्स की ध्वनि निरंतर स्नैप या फोटो खींचने से होने वाली ध्वनि की तरह लगती है। विवेचना जारी है और ऐसा लगता है कि महत्व लेजर ध्वनि का नहीं, बल्कि उसकी गूंज व असर का है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह 6 पहियों वाला रोबोट डिवाइस अर्थात रोवर लगभग 7 महीने की यात्रा पूरी करने के बाद अपना काम शानदार ढंग से करने लगा है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि पृथ्वी से 47 करोड़ किलोमीटर दूर से आवाज़ें आने लगी हैं। नासा के साउंड क्लाउड पर पोस्ट की गई ऑडियो क्लिप में यह बताने की कोशिश हुई है कि मंगल पर मौसम कैसा है। मंगल से जो सामान्य आवाज़ आई है वह ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है। गहरे और बीच समुद्र में उठती ऊंची लहरों की सतत आवाज़। समुद्र के तट पर आवाज़ उठती बैठती रहती हैं, लेकिन मंगल से आ रही आवाज़ में ज़्यादातर उठने का शोर है। यह हवा की आवाज़ है जिसकी पड़ताल आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि यह ध्वनि सुनने के बाद कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने लिखा है कि उन्हें डरावनी फिल्मों की याद आ रही है। वैसे मंगल अर्थात लाल ग्रह की आवाज़ और पृथ्वी की आवाज़ में जो प्राथमिक अंतर दर्ज किया गया है उसके अनुसार पृथ्वी की सामान्य आवाज़ मंगल पर फुसफुसाहट से प्रभावित हो जाती है। मंगल पर आवाज़ में फैलाव दिखता है। घंटी की ध्वनि भी वहाँ फैल जाती है और गूंजती सी लगती है। यह दिलचस्प है कि वैज्ञानिक पृथ्वी की अलग अलग आवाज़ों का मंगलीकरण करने में जुटे हैं। नासा ने यह भी साझा किया कि मंगल ग्रह पर
पक्षियों के चहकने, घंटियां या सीटी बजने जैसी आम आवाज़ पृथ्वी पर कैसी सुनाई देगी? आमतौर पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे समुद्र के पास की बुनियादी आवाज़ और पहाड़ों के पास की आवाज़ में थोड़ा अंतर होता है। यह जानना विशेष रूप से ज़रूरी है कि किसी ध्वनि को किस जगह रिकॉर्ड किया जा रहा है। अतः रोवर से मिल रहे फोटो, वीडियो और ध्वनियों को एक साथ रखकर ही वैज्ञानिकों को ठोस विवेचना करनी पड़ेगी। यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि नासा का यह कामयाब रोवर मंगल पर एक सीमित इलाके में ही घूमने में सक्षम है। हो सकता है मंगल के दूसरे इलाकों में स्थितियां अलग हों और ध्वनियां भी। मतलब इन प्राप्त ध्वनियों से इतर भी मंगल पर ध्वनियां संभव हैं। अभी तो यह शुरुआत भर है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। क्वाड का संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को हुआ क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मील का एक पत्थर माना जाना चाहिए। क्वाड समूह के सदस्य देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इस शिखर सम्मेलन के जरिए एशिया क्षेत्र और प्रशांत व हिंद महासागर में शक्ति संतुलन स्थापित करने की जो कवायद शुरू की है, वह चीन के लिए साफ संदेश है कि अब उसे अपने विस्तारवादी कदमों से बाज आना होगा। शिखर सम्मेलन में चीन को लेकर अमेरिका और जापान का जो रुख रहा, उससे भी यह साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में चीन को चुनौतियां बढ़ सकती हैं। शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों ने जिस तरह से प्राथमिकताओं को निर्धारित किया है, उसे भविष्य में दुनिया के आधे हिस्से में क्वाड की निर्णायक भूमिका भी रेखांकित होती है। इसलिए कूटनीति के विशेषज्ञों ने क्वाड की तुलना 1957 में पेरिस में हुई नाटो की पहली बैठक से करने में कोई संकोच नहीं किया। जाहिर है क्वाड को एक नई वैश्विक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। सम्मेलन के बाद चारों नेताओं की ओर से जारी साझा बयान में पहली बात यही है कि क्वाड समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सभी के लिए खुला और समान अवसरों वाला, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित और बिना किसी के दबदबे वाला क्षेत्र बनाने की कोशिश करेगा। चीन यही नहीं होने देना चाहता। क्वाड की औपचारिक नींव वर्ष 2007 में जापान की पहल पर पड़ी थी। इसकी स्थापना के मूल में चिंता चीन को लेकर ही थी।
हालांकि करीब एक दशक तक इस संगठन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई, लेकिन 2017 में इसे सक्रिय रूप दिया गया और 2019 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह साफ हो गया था कि क्वाड चीन के खिलाफ एक बड़ा रणनीति मोर्चा है। हकीकत यही है कि क्वाड के सभी सदस्य देशों का चीन के साथ टकराव है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना महामारी फैलाने का ठिकरा भी अमेरिका ने चीन फोड़ा है, जिससे वह बौखलाया हुआ है। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद पहले है और पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच बेहद तनाव रहा। जापान और चीन के बीच दशकों से विवाद है और हाल में जापानी द्वीप और उसके समुद्री इलाके में चीन की गतिविधियां बढ़ने से तनाव और बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया से भी चीन चिढ़ा हुआ है। सभी देश चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में क्वाड जैसे बड़े मोर्चे की अहमियत बढ़ जाती है। क्वाड देशों ने कोरोना और जलवायु संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों के अलग अलग समूह बनाने पर सहमति जताई है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक रूप से भले दूर हों, लेकिन महत्वपूर्ण मोर्चों पर एक दूसरे के साथ खड़े होकर यह संदेश दे रहे हैं कि वे किसी भी तरह की वैश्विक चुनौती का मिलकर सामना करने को तैयार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले वक्त में दक्षिण चीन सागर युद्ध का नया अखाड़ा बन सकता है। यहाँ चीन ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैन्य बेड़े भी यहाँ मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ने पर वियतनाम, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड जैसे देश भी क्वाड का साथ देने में नहीं हिचकेंगे। हालांकि चीन की शक्ति को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। रूस, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश उसके खेमे में हैं। वह सुरक्षा का अस्थायी सदस्य है। ऐसे में वैश्विक राजनीति की नई बिसात पर कौन कैसी चाल चलता है और किसकी शांति रह पाती है, इसकी भविष्यवाणी आसान नहीं है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। भारतीय टीके की धूम। बीते साल भारत समेत समूची दुनिया अनिश्चितता के साए में रही थी, लेकिन नए साल में हालात बेहतर होने लगे हैं। देश के भीतर और बाहर कोरोना से लड़ी जा रही जंग में दो भारतीय टीकों की अहम भूमिका है।
उनमें से एक टीका देश में ही विकसित किया गया है। जनवरी के मध्य से हमारे देश में वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है, पर भारत दूसरे देशों को भी टीके की खुराक मुहैया करा रहा है। स्थापित मानवतावादी नीति के तहत 2 महीने से भी कम समय में भारत ने 71 देशों को 5.86 करोड़ खुराक दी है और यह सिलसिला अभी चल रहा है। इनमें से 80.75 लाख खुराक बिना किसी शुल्क के उपहार के रूप में दी गई है तथा टीकाकरण के वैश्विक गठबंधन की मुहिम के जरिए 1.65 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराई गई है। लगभग 3.40 करोड़ खुराक व्यावसायिक स्तर पर भेजी गई है। एक ओर विकसित और धनी देश अपनी ज़रूरत से अधिक टीके जमा करने की होड़ में लगे हैं, वहीं भारत की कोशिशों से कई विकासशील और गरीब देशों को फायदा हो रहा है। वैश्विक आबादी के 16% हिस्से वाले विकसित देशों के पास 60% टीकों की खुराक है। सामान्य चर्चा में भले ही भारतीय पहल को वैक्सीन कूटनीति की संज्ञा दी जा रही हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी संकट में अंतर्राष्ट्रीय मदद में भागीदारी का भारत का इतिहास रहा है। सबसे पहले भारतीय टीकों की खेप पड़ोसी देशों और विकासशील मित्र देशों को भेजी गई थी। पाकिस्तान से तनाव के बावजूद वैश्विक मुहिम के तहत भारत में बने टीके वहां भेजने की तैयारी चल रही है। आंकड़े इंगित करते हैं कि भारत द्वारा भेजी गई खेप का कम से कम आधा हिस्सा सबसे कम विकसित देशों को तथा इसका 1/3 भाग छोटे द्वीप देशों को मिला है। पिछले सप्ताह आयोजित चतुष्ट क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी पर काबू पाने की चिंता प्राथमिकताओं में रही। भारत टीकों की उपलब्धता के संदर्भ में इस समूह द्वारा की जा रही पहल के केंद्र में है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा है कि चारों देश 2022 के अंत तक आसियान, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों और अन्य हिस्सों में टीकों की 1 अरब खुराक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संकल्प को अमेरिकी तकनीक, जापानी व अमेरिकी वित्त तथा ऑस्ट्रेलियाई परिवहन क्षमता के साथ भारतीय उत्पादन क्षमता के परस्पर सहयोग
वह सहकार से साकार किया जाना है। भारत की तुलना में टीकों के निर्यात में चीन बहुत पीछे छूट चुका है और इसका असर वर्चस्व बढ़ाने की उसकी नीति पर भी पड़ा है। भारत ने टीकों के जरिए अपनी वैज्ञानिक व उत्पादन क्षमता के उदाहरण के साथ दुनिया को मदद पहुंचाने की नीति का आदर्श भी प्रदर्शित किया है। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। किसान के फर्जी हितैषी चंद किसान संगठनों की ओर से जारी कृषि कानून विरोधी आंदोलन जिस तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वह केवल किसान नेताओं को जिद को ही हाजिर नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि वे किस तरह किसानों के साथ छल करने में लगे हुए हैं। जो किसान नेता यह बहाना बनाने में लगे हुए थे कि उनका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं, वे इन दिनों बंगाल के दौर पर हैं और ममता बनर्जी को जिताने की अपील करने में लगे हुए हैं। उनकी इस पैंतरेबाजी से उन्हें खुलकर समर्थन देने वाले वाम दल भी असहज हैं। यह तो समझ आता है कि किसान नेता चुनाव वाले राज्यों में पहुंचकर भाजपा को हराने की अपील करें, लेकिन किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि आखिर वे बंगाल पहुंचकर उस ममता सरकार की पैरवी कैसे कर सकते हैं जिसने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से अपने राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित कर रखा है। साफ है कि इन किसान नेताओं को आम किसानों के हितों की कहीं कोई परवाह नहीं। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि वे उस नियम का विरोध करने के लिए आगे आ गए हैं जिसके तहत केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि सरकारी खरीद वाले अनाज का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। यह व्यवस्था किसानों को बिचौलियों और विशेष रूप से आढ़तियों की मनमानी से बचाने के लिए की गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि किसान नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। आश्चर्यजनक रूप से पंजाब सरकार भी इस व्यवस्था से कुपित है। किसान नेता किस तरह अपने आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह कर उन्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसका पता उनकी ओर से दिल्ली सीमा पर सड़कों पर पक्के मकान बनाने से चलता है। यह अंधेरगर्दी और अराजकता के अलावा और कुछ नहीं। इस अराजकता पर
इसलिए अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को प्रतिदिन घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जब यह स्पष्ट है कि किसान नेता मनमानी पर आमादा हैं, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि आम लोगों को जानबूझकर तंग करने वाली उनकी हरकतों की अनदेखी की जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं कि किसान नेता अपने आंदोलन को राजनीतिक शक्ल देकर इस या उस दल के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन उन्हें आम जनता को परेशान करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सड़कों को घेरने और टोल नाकों पर कब्जा करने की हरकतें कानून एवं व्यवस्था का उपहास ही उड़ा रही है। कोई भी आंदोलन हो, उसकी आड़ में अराजकता स्वीकार्य नहीं। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। ब्रह्मपुत्र पर प्रोजेक्ट और चीन के इरादे। भारत के खिलाफ चीन की खुरापात कम होती नहीं लगती। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सीमा पर अभी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए थे कि चीन की संसद ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाने की परियोजना को मंजूरी देकर भारत की चिंता बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुटा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव की नई दीवार खड़ी हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब तिब्बत के इलाकों में बहती है। चीन में इसे यारलंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर इसका नाम सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जाहिर है, चीन की प्रस्तावित परियोजना से भारत ही नहीं, बांग्लादेश के हित भी प्रभावित होंगे। चीन का यह कदम भारत और बांग्लादेश में बाढ़ या पानी की किल्लत का सबब बन सकता है। चीन की चालाकियों को समझना आसान नहीं है। वह पहले तो कहता रहा कि प्रस्तावित परियोजना को आकार देते समय भारत और बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा। दोनों पड़ोसी देशों को भरोसे में लिए बगैर परियोजना को चीनी संसद की मंजूरी ने उसकी कथनी और करनी के फर्क को फिर जाहिर कर दिया है। बेशक हर देश को अपने क्षेत्र में कोई भी परियोजना खड़ी करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करते समय पड़ोसी देश के नफ़े नुकसान को नज़रअंदाज नहीं
किया जाना चाहिए। ऊंचाई वाले इलाके में विशाल बांध बनाने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ेगा। यह चीन बखूबी जानता है। यह निचले इलाके भारत में हैं। आशंका उठना स्वाभाविक है कि चीन बांध के बहाने भारत के खिलाफ वाटर बम बनाने की फिराक में तो नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ चिंता जताते रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र पर बने बांधों को अगर चीन वाटर बम के तौर पर इस्तेमाल करता है तो भारत के कई सीमावर्ती इलाकों के लिए गंभीर खतरा खड़ा हो सकता है। चीन ने परियोजना को मंजूरी की चाल क्वाड देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक से ठीक पहले चली। दरअसल 4 बड़े देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का यह संगठन चीन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का हिमायती है। चीन को लगता है कि यह संगठन उसकी घेराबंदी के लिए बना है। उसके भ्रम का इलाज किसी के पास नहीं है। भारत को ब्रह्मपुत्र के पानी को बांधने की उसकी तैयारियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। इस मुद्दे पर बांग्लादेश को भरोसे में लेकर चीन पर त्रिपक्षीय बातचीत का दबाव डाला जा सकता है। फिर भी चीन जल संधियों का सम्मान नहीं करता है तो संयुक्त राष्ट्र की मदद लेने में नहीं हिचकना चाहिए। स्टॉप।